अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने असिस्टेंट एसएनजीएडी और पटवारी की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। उसी सिलसिले में कल हमने आपको इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पर एक क्लास दी थी, जिसके आज उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन में आज कुछ मज़ीद टर्म्स हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि ना सिर्फ आपको असिस्टेंट एसएनजीएडी और पटवारी के एग्ज़ाम में, बल्कि आने वाले पीसीएस के एग्ज़ाम में, और जो कि अभी सिलेबस चेंज किया गया है तहसीलदार की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें इकोनॉमी का पोर्शन भी रखा गया है, जिसमें 30% पोर्शन इकोनॉमी का है। वहाँ पर भी ये टर्म्स आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो आज के जो क्लास में हम टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो पहली टर्म है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट, जिसे उर्दू में माली खसारा कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब किसी मुल्क का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, वो उसकी टोटल इनकम यानी उसके टोटल रेवेन्यू से बढ़ जाता है, तो उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल स्पेंडिंग माइनस टोटल रेवेन्यू। यानी कि अगर पाकिस्तान की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 900 अरब है, और पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू है वो 700 अरब है, तो 200 अरब पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। यानी पाकिस्तान का माली खसारा कितना है? 200 अरब रुपए का। और पाकिस्तान का जो यूजुअल जो आमतौर पर फिस्कल डेफिसिट रहता आ रहा है, वो 5 से 6% ऑफ जीडीपी रहता आ रहा है। जीडीपी हम सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मेंशन करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ परसेंटेज में शो करने के लिए आपको एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट को अपना फिस्कल ट्रैप भी कहते हैं, बजट डेफिसिट भी कहते हैं। ये फिस्कल डेफिसिट बड़ी मशहूर टर्म है, जिसको आपने न्यूज़पेपर में, टॉक शोज़ में और टीवी प्रोग्राम में काफ़ी सुना होगा। इसी तरह हमारे पास एक और टर्म है इकोनॉमी से रिलेटेड, जो बहुत मशहूर है और जो आजकल सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर काफ़ी यूटिलाइज़ हो रही है, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट, नेगेटिव ट्रेड बैलेंस, इम्पोर्ट सरप्लस, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, ये सारे ट्रेड डेफिसिट के ही नाम हैं और सिनोनिमसली यूज होते हैं ट्रेड डेफिसिट की जगह पर, जिसे उर्दू हम तजारती खसारा कहते हैं। ये वो डेफिसिट होता है जिसमें किसी भी कंट्री की जो इम्पोर्ट्स हैं वो उसकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। जैसे कि ये एक सर्टेन पीरियड में होती हैं, किसी मंथ में ये ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता है, किसी मंथ में ट्रेड डेफिसिट ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ट्रेड डेफिसिट इज इक्वल टू इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स। यानी कि अगर पाकिस्तान 3 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है और 6 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान 3 बिलियन डॉलर ज़्यादा अपने मुल्क से बाहर भेज रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होगा हमारा? 3 बिलियन डॉलर्स का। इस केस में क्या होता है कि किसी मुल्क के साथ आपका ये वेरी करता है मुल्क टू मुल्क। अगर आप कलेक्टिवली पूरे वर्ल्ड को लें तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मुल्क टू मुल्क वेरी करता है। जैसे अगर पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो है चाइना के साथ ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, लेकिन ट्रेड अकाउंट जो है वो यूएसए और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में पाकिस्तान सरप्लस में जा रहा है। यानी पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को या यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ को और यूएस को ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, उनसे इंपोर्ट कम करता है। तो वहाँ पर पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट नहीं है। ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना की सूरत में है, क्योंकि हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। यानी जिस मुल्क के साथ आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। तो बाज़ केसेस में ट्रेड हमारा जो है वो सरप्लस में होता है, बाज़ में डेफिसिट में होता है, और इन सूरतों में बाज़ दफ़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उनसे इंपोर्ट एक्सीड नहीं करती। दूसरा हमारे पास आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट ये है कि जब कोई भी हमारा जो मुल्क है किसी भी मुल्क से ट्रेड करता है, और जब उसकी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, और जब किसी मुल्क के पास उन एक्सपोर्ट्स की पेमेंट के लिए पैसे नहीं बचते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बहुत कम पैसे पड़ जाते हैं जो कि सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए ज़रूरत में आते हैं, तो उस एक्सपोर्ट को हम पे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, तो उसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। इस सिनेरियो में क्या होता है,
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, नेगेटिव में होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो आपके पास एक खजाना है स्टेट बैंक का, वो उसमें रकम बहुत कम है जो कि एक्सपोर्ट के लिए पे नहीं की जा सकती। जबकि ट्रेड डेफिसिट में क्या है कि इसमें ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, तो इसमें आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो सरप्लस में भी हो सकती हैं। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम से कैसे कहते हैं, जैसे ज़र मुबादला के ज़खायर कहा जाता है। बाज़ औक़ात आप सुनते होंगे टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में। ये क्या है, सेविंग्स है किसी भी कंट्री की। वो सेविंग्स फॉरेन करेंसीज़ में किसी भी कंट्री की सेविंग्स है। ये सेविंग्स गोल्ड में भी हो सकती हैं, ये सेविंग्स डॉलर में भी हो सकती हैं, और ये सेविंग यूरो में भी हो सकती हैं। क्योंकि जब हम किसी मुल्क से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो उससे हमें पेमेंट या तो गोल्ड में करनी पड़ती है, या तो यूरोज़ में, या यूएस डॉलर्स में। तो स्टेट बैंक के पास काफ़ी करेंसीज़ होती हैं सेविंग्स के तौर पर। तो ये जो सारी सेविंग्स को, जो करेंसीज़ हैं, गोल्ड, इनको सेव करना, इन सेविंग्स को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान हमें काम देती हैं। दीज रिजर्व आर हेल्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एक और हमारे पास टर्म है जिसे हम पॉलिसी रेट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम इंटरेस्ट रेट भी है, उर्दू में से शरह सूद कहते हैं। इसका मेन मकसद होता है, ये स्टेट बैंक तय करता है, इसका मेन मकसद होता है कि मुल्क में, मार्केट में रकम की सप्लाई को कंट्रोल करना। It is the rate at which central bank lend money to commercial banks. Change in the policy rate influence, यानी कि ये एक रेट है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक क्या करता है, बाकी जो कमर्शियल बैंक होती है मुल्क में, यानी स्टेट बैंक क्या करता है, बाकी जो बैंक्स हैं मुल्क के अंदर, उनको लोन प्रोवाइड करता है। वो लोन इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि वो बैंक्स मज़ीद कारोबार के लिए लोगों को या बाकी इंटरेस्ट पर सूद देती हैं, ताकि वो अपने बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स या कारोबार कर सकें। तो अच्छा, पॉलिसी रेट में जो चेंज है वो इन्फ्लुएंस करता है महंगाई पर। पॉलिसी रेट में जो चेंज, उतार चढ़ाव, या स्टेट बैंक कभी पॉलिसी रेट बढ़ा देता है, कभी पॉलिसी रेट कम कर देता है, वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए होता है। और कारोबार और लोगों के कर्ज लेने की, इसका इफेक्ट क्या है, लोगों के कर्ज लेने की लागत के ऊपर भी होता है। मईशत की तरक्की और सरमायाकारी पर भी इसका इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, तो ये महंगाई पर कैसे असरअंदाज होता है? अगर महंगाई ज़्यादा हो जाए तो स्टेट बैंक क्या करती है, महंगाई ज़्यादा होने की सूरत में स्टेट बैंक पॉलिसी रेट को बढ़ा देती है। उसका रीज़न ये होता है कि लोगों के पास रकम कम से कम जाए, और लोग क्या करें, कम से कम खर्च करें। और जो, ताकि सूद वगैरह बढ़ाने से, अगर बैंक्स में पैसे पड़े हुए हैं तो लोग क्या करें, बैंक से वो पैसे ना निकालें, और ना उस पे एक्सपेंडिचर करें, ना खर्च करें, ना इन्वेस्टमेंट हो, ना ही बैंक्स क्या हैं, इन्वेस्टर बैंक से अपने पैसे निकालें, क्योंकि जब वो पैसे निकालेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको पॉलिसी रेट कम होगा, सूद कम मिल रहा होगा, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टर वो रकम बैंक से निकाल के मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, ताकि उससे प्रॉफिट ज़्यादा आए, क्योंकि बैंक उसे कम प्रॉफिट दे रही होती है। तो इस तरह ये महंगाई के ऊपर भी और कारोबार के ऊपर भी असरअंदाज होता है। इसके अलावा हमारे पास इकोनॉमी की एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब होता है, जब कोई भी मुल्क, ये ज़्यादातर उन सूरतों में होता है जिस मुल्क में इम्पोर्ट्स ज़्यादा हों, यानी कि इम्पोर्ट्स और सर्विसेज, और या जो मुल्क ने कर्ज लिया हुआ है, वो कर्ज देने के लिए उस मुल्क के पास उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, उसमें पैसे बहुत कम होते हैं। अ, बहुत कम होते थे, लेकिन बहुत क्वांटिटी कम होते हैं। कम इसलिए होते हैं कि कुछ पैसे बैंक्स में इसलिए रखे जाते हैं ताकि उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बरकरार रहे, स्टेबलाइज्ड रहे। और इस सूरत में वो क्या करता है, वो जो कम रिजर्व्स के, जो टू लो रिजर्व होते हैं, वो पेमेंट नहीं करता, तो उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। यानी कि जब कोई कंट्री इंपोर्ट करता है सर्विसेज की, लग्जरियस आइटम्स की, या डेट की पेमेंट नहीं कर पाता, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में वो फंसा होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमारी मीडिया में आती रही है, जो हम काफ़ी सुनते हैं, जिसे सर्कुलर डेट कहा जाता है। सर्कुलर डेट कब होता है? ये एक डेट ओल्ड इन अ लूप इसको कहा जाता है। ये एक लूप की सूरत में होता है, एक सर्कल की सूरत में ये डेट होता है, जो कि सर्कुलर घूम ही रहा होता है, खत्म नहीं होता। सर्कुलर डेट occurs when one organization owes money
to another, which in turn owes money to a third, creating a chain of unpaid debts। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने कर्ज लिया, उसने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कर्ज लिया दिया, दूसरी ने तीसरी को दिया, तो ये क्या है, एक चेन बनती जाती है। जब लेने की बारी आती है तो जो बॉटम पे होती है वो सुपर वाले को पेमेंट नहीं कर सकता, वो सुपर वाली ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट नहीं कर सकती, इस तरह एक चेन बन जाती है। जो सर्कुलर डेट है ये मोस्टली डिस्कस किया जाता है या रिलेट करता है एनर्जी सेक्टर से। कैसे रिलेट करता है, जैसे हम एग्जांपल ले लें पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्या करता है, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया KSA, सऊदी अरबिया से PSO के जरिए से पेट्रोल मंगवाता है, ऑयल मंगवाता है। PSO क्या करती है, ऑयल देती है जेनकोस को या IPPs को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, पावर जनरेशन कंपनीज को। ये कंपनीज क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। तो वो क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कोस, जैसे हम कैस्को कह सकते हैं, लेस्को कह सकते हैं, IS को इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कह सकते हैं, इन कंपनीज को देते हैं। ये कंपनीज क्या करती हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर तक पहुंचाती हैं, एंड कंज्यूमर तक पहुंचाती हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है, तो जो कैसे से PSO ने ऑयल लिया था वो तो पेमेंट के ऊपर लिया था। जब एंड कंज्यूमर के पास बिल आता है, एंड कंज्यूमर क्या करता है, बिल पे नहीं करता, या फिर डिस्को जो सप्लाई करता है एंड कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी की, वो उसमें कुछ लाइन लॉसेस भी होते हैं, कुछ सर्विस चार्जेस भी होते हैं। जब एंड कंज्यूमर तक वो बिजली पहुंचती है तो बहुत महंगी होती है। तो या तो एंड कंज्यूमर तक बिजली महंगी होती है, तो महंगाई ऑलरेडी इन्फ्लेशन कंट्री में होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए मुल्क क्या करता है, सब्सिडी प्रोवाइड करता है। यानी कि फर्ज करें पाकिस्तान जो एंड कंज्यूमर है उसे कहता है कि मैं इस दफा 200 अरब की सब्सिडी दूंगा, और एंड कंज्यूमर क्या करता है, पेमेंट भी नहीं करता। जब डिस्पोज के पास जितनी बिजली जाती है उसकी पेमेंट नहीं होती, तो वो जनकोस के क्या कहता है कि इस मंथ की मेरी पेमेंट आप डिफर कर दें, डिले कर दें। इसी तरह IPPs क्या कहती है कि मुझे डिस्कोस की तरफ से पैसे नहीं मिले, इसलिए PSO से कहती है कि मेरी जो इस मंथ की या इस ईयर की या इस क्वार्टर की पेमेंट को डिले कर दें। PSO क्या कहता है KSA को कि आपने हमें इस दफ़ा ऑयल दिया है, हम उसकी पेमेंट आपको नहीं कर सकते, तो हम नेक्स्ट क्वार्टर में आपको पेमेंट करेंगे, इसलिए आप इसको डिले कर दें। फिर वही साइकिल चलता है, केस सऊदी अरेबिया से PSO की तरफ आता है, इस तरह फिर पेमेंट नहीं होती है। तो ये सारा क्या है, एक सर्कल चल रहा होता है, जिसे हम सर्कुलर डेट कहते हैं, जिसे आम जबान में डेट ओड इन अ लूप, यानी एक लूप की शक्ल में एक डेट चल रहा होता है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कमोडिटी बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी कमोडिटी बेस्ड इकोनॉमी है। जैसे कि आप कमोडिटी से समझ सकते हैं, कमोडिटी किसी चीज को कहा जाता है जो रॉ मटेरियल को कहा जाता है। एन इकोनॉमी दैट डिपेंड्स मेनली ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल को हम कमोडिटीज कहते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल में पास क्या है, ऑयल है, गैस है, कॉटन है, राइस है, कोल है, गोल्ड। इसके अलावा और भी बहुत से आइटम्स हो सकते हैं जो पाकिस्तान क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, नॉट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने कहा कि जो कमोडिटी बेस्ड इकोनॉमी में क्या है, हम सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हम उसकी डेवलप्ड फॉर्म, उसकी मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म वो हम इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल करते हैं। जो कंट्री रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करे उसे कमोडिटी बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। जैसे नॉट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ओनली रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल में एग्रीकल्चरल या नेचुरल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। अच्छा, डेट सर्विसिंग एक बहुत मशहूर टर्म जो आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस्तेमाल होती है, जिसे हम डेट सर्विसिंग कहते हैं, यानी कि कर्ज की मद में अदायगी। दिस इज द रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, यानी कि ये रेगुलर पेमेंट है, किस्तों में पेमेंट होती है एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, सूद की भी और प्रिंसिपल अमाउंट, असल रकम की भी, दोनों की, ऑन अ बारोड मनी बाय अ कंट्री। मतलब जो मुल्क कोई कर्जा लेता है तो उसकी रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे करता है, जिस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी शामिल होता है और जो असल रकम है प्रिंसिपल अमाउंट वो भी शामिल होती है, इसे डेट सर्विसिंग कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और बड़ी मशहूर टर्म है इकोनॉमी की, जिसे हम फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इट्स मीन एन इकोनॉमी शुड मूव अवे फ्रॉम एक्सेसिव कंजप्शन एंड एडॉप्ट फिस्कल डिसिप्लिन, यानी कि हमें अपनी कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा और अपने जो फिस्कल एक्सपेंडिचर हैं उसको
मैनेज करना पड़ेगा, यानी कि कंट्रोल स्पेंडिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी, सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी होगी? अवॉइड करना पड़ना है, हमें रिड्यूस करना पड़ना है डेफिसिट्स को, अवॉइड करना पड़ना है एक्सेसिव बारोइंग को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है? बारो कम करना है, अपना माली खसारा जो हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं उसे कम करना है, जो हमारे लग्जरियस आइटम्स वगैरह हैं या लग्जरीज हैं उनको कम करना पड़ना है। तो ये आज हमारा लेक्चर का दूसरा पार्ट था जो हम इकोनॉमी के ऊपर आपको डिलीवर करने जा रहे हैं। तो उससे पहले इन टर्म्स का आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको ना सिर्फ असिस्टेंट के एग्ज़ाम में बल्कि आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। शुक्रिया।